हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर अब 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर यहां पर देखा जाए तो अगर किसी भी झूठी महिला के द्वारा अगर झूठा मेंटेनेंस का केस, गुजारे भत्ते का केस अब अगर अपने पति के ऊपर लगा दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर पति के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है, फिर भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि मुझे घर से मारपीट करके मुझे घर से निकाला गया है, मेरे से दहेज की डिमांड की गई है, उसके साथ साथ मेरे ऊपर अत्याचार किया है, पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पत्नी के द्वारा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि उसको मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाए, लेकिन इसी कंडीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भांपते हुए अत्यधिक मामले जो पति पत्नी से संबंधित, मैट्रिमोनियल से संबंधित घरेलू केसों के चलते हुए, झूठे केसों के चलते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A की बात करें या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, इसके अलावा मेंटेनेंस की बात करें, तो इनके ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंधित इसको किया गया है। अगर झूठा केस किसी भी पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर लगाया गया है या मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, मोटी एलिमनी वसूल करने के लिए अगर किसी भी पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर अगर कोई मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया गया है, तो ऐसी पत्नी को अब नए साल के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि कोई झूठी महिला जाकर अगर मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर फाइल कर देती है, मेंटेनेंस पति से प्राप्त करना चाहती है, तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस लेने की उसको आवश्यकता है, लेकिन पति को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता उस महिला को नहीं है। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो पति और पत्नी से संबंधित जितने भी केस रजिस्टर्ड होते हैं, अगर उनका तकरीबन अगर आईडीए के हिसाब से अगर उनके एनालिसिस करके अगर यहाँ पर रिकॉर्ड देखा जाता है तो जितने 100 केस अगर एक जिले के अंतर्गत अगर दर्ज हुए हैं एक महीने के अंतर्गत, तो इनमें से 95% तक मामले यहाँ पर झूठे पाए जाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए और हाल ही में एक केस का नाम आपने सुना होगा, जहां पर पति के द्वारा न्यायपालिका के चलते हुए, पत्नी के अत्याचार के चलते हुए, पत्नी के द्वारा पति का शोषण के चलते हुए उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आत्महत्या कर ली गई, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट उस व्यक्ति के द्वारा कर लिया गया, जिसका नाम था अतुल सुभाष। आपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आपने टीवी न्यूज के माध्यम से, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस हद तक उस व्यक्ति को परेशान किया गया और वह व्यक्ति परेशान होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली, यानी कि अपनी जान से हाथ धोआ बैठा। इसी को चलते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देशित लोअर कोर्ट्स, जितने भी लोअर कोर्ट्स है भारत के अंतर्गत, जो निचली अदालतें हैं, यानी कि सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट यानी कि पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट्स, इनको प्रतिबंधित किया है कि अगर ऐसे मामले, पारिवारिक मामले, अगर किसी भी मामले अगर कोर्ट के सामने आते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन मामलों का निस्तारण इस हद तक किया जाए, इस स्थिति में किया जाए कि ना पति के ऊपर पत्नी बोझ साबित हो। ऐसी कंडीशन को देखकर यहाँ पर माननीय कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है कि ऐसी पत्नी को झूठा आधार बनाकर, झूठी स्थिति बनाकर अगर खुद मेंटेनेंस लेना चाहती है, पति को परेशान करना चाहती है, पति से मोटी रकम वसूल करना चाहती है, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अगर वो निवास कर रही है, तीसरे व्यक्ति का अगर वो भला कर रही है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर विजिट किया हो लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। और अन्य अगर किसी भी कानूनी सहायता के लिए अगर आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखकर भी आप अपनी समस्या को डाल सकते हैं। अन्यथा आप मेरी जो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिखी हुई है उस पर जाकर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर बुक करके आप मेरे से बात आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को आप अधूरा देखते हैं तो हो सकता है कि आपको जानकारी अधूरी समझ में आए। अगर आपको पूरी जानकारी
प्राप्त करनी है, आपको पूरी जानकारी लेनी है, तो आप वीडियो पर पूरा बना रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर आप जरूर करें। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेंटेनेंस के बारे में, CRPC 125, जहां पर जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके द्वारा अपने घर का खर्च नहीं उठाया जा सके, यानी कि अगर साधारण भाषा में अगर दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर ऐसी महिलाएं जहां जिनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर किसी पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, पति के द्वारा उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी पति के ऊपर रहती है, लेकिन अगर वो पति अपनी जिम्मेदारी से भागता है, जिम्मेदारी से उन्मुक्त हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उस महिला को CRPC 125 के तहत पति से यहाँ पर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता दिलाया जाने का प्रावधान है। हाल ही में 1 जुलाई से जो नया कानून लागू हुआ था, जहां पर पहले CRPC चलता था, अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 नए कानून को लागू किया गया है। देश की हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति पर, यहाँ पर हर एक स्तर पर नए कानून का गठन किया गया था और उसको लागू भारत के हर एक सिरे पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो CRPC 125 की जगह पर अब यहाँ पर अगर किसी भी महिला के द्वारा अगर मेंटेनेंस प्राप्त अगर करना है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 के तहत आवेदन प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद यहाँ पर उसको मेंटेनेंस, अगर कोर्ट को लगता है कि इस महिला को मेंटेनेंस की सख्त आवश्यकता है, तो उसको मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा दिलाया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का ये स्पष्ट मतलब ये है कि ऐसा किसी प्रकार से कोई प्रावधान नहीं है कि महिला को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, महिला को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोई ऐसी लाचार महिला है जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, लेकिन अधिकतर मामले उन महिलाओं के ऊपर लागू होते हैं जो महिलाएं जानबूझकर अपने घर को छोड़कर चली जाती है, मायके में निवास करने लग जाती है, किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बना लेती है, थर्ड व्यक्ति के साथ वो निवास करने लग जाती है। तो ऐसी झूठी महिलाओं को अब मेंटेनेंस देने की किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास कानून की जानकारी होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। जो मैं टॉपिक आपको आज की इस वीडियो पर बताऊंगा, आपको उन टॉपिकों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसी स्थिति अगर आपके सामने बनती है, तो आपको किसी भी प्रकार से 1 रुपया देने के भी आपको किसी भी महिला को कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 19 दिसंबर 2024 को जो अतुल सुभाष वाला केस हुआ था, उसके बाद लैंडमार्क्स जजमेंट जारी किया गया है। आपने पहले एक जजमेंट्स देखा होगा, बहुत सी बार आपने नाम भी सुना होगा कि यहाँ पर 2020 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिया गया था, वहां पर एक चीज निर्धारित कर दी गई थी कि अगर किसी महिला के द्वारा अगर मेंटेनेंस प्राप्त करना है, तो उसको एज संपत्ति का पूरा संपूर्ण विवरण एक प्रारूप के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष दाखिल करना होगा। उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोअर कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, वो इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते हैं, इन चीज़ों को वो निराधार कर देते हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग हर एक परिस्थिति पर, हर एक स्थिति पर लोअर कोर्ट के द्वारा अगर आप इन जजमेंट्स का अगर आप यहाँ पर हवाला देते हैं, आप इन जजमेंट्स को अगर यहाँ पर लगवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी प्रकार से कोई भी मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि रजनीश वर्सेस जो नेहा का केस था, जो 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, वो काफ़ी हद तक कानून का निर्धारण करने योग्य वो जजमेंट था, लेकिन उसको यहाँ पर कोर्ट के द्वारा निराधार किया जाने लगा था। उसका माननीय कोर्ट के द्वारा हवाला दिया गया और उसका प्रारूप यहाँ पर लागू किया गया। उसके साथ साथ कुछ नए टॉपिक कुछ स्थिति पर यहाँ पर जोड़े गए हैं। उन टॉपिक्स की बात इस वीडियो पर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको जजमेंट्स का मैं नाम भी बताऊंगा, आप वीडियो पर बना रहे, बीच में आपको जजमेंट्स का नाम बताऊंगा, तो आप जजमेंट्स का नाम लिख लीजिए। अगर आपको जजमेंट्स अगर आपको गूगल के माध्यम से अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ठीक है, और अन्यथा आप मेरे से भी ये जजमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको ये जजमेंट्स की कॉपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर लिखकर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मेरे से इसकी PDF प्राप्त आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक एक जजमेंट्स की बात करेंगे। आप जजमेंट्स पर पूरा बने रहे, पूरी वीडियो आप रेगुलरली देखें। अगर आप वीडियो अधूरी देखते हैं तो आपकी जानकारी यहाँ पर अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 टॉपिक डिसाइड किए गए हैं।
8 आधार ऐसे बनाए गए हैं, 8 आधार स्थिति ऐसी देखी जाएगी जहां पर अगर किसी भी महिला के द्वारा झूठा मेंटेनेंस का मुकदमा अगर दर्ज करवाया जाता है और अगर इन 8 पॉइंट के अंतर्गत अगर वो डिफॉल्ट पाई जाती है, वो ऐसी पूरी परिस्थिति पर अगर वो इनको कवर नहीं करती है तो उस महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि किसी भी महिला को मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए 8 जरूरतों को पूरी करनी होगी। 8 जरूरतों को अगर वो महिला पूरी कर लेती है तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उस महिला की देखी जाएगी। महिला के साथ साथ पति की भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखी जाएगी। आर्थिक का मतलब उसके घर में स्थिति क्या है, उसकी पारिवारिक जो स्थिति, कितना उनके पास रुपया है, सामाजिक स्तर पर उनकी किस हद तक यहाँ पर सहभागिता है, इन चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, इन चीज़ों को यहाँ पर नोट किया जाएगा। इनके बाद ही मेंटेनेंस देय होगा, मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सेकंड टॉपिक की दोस्तों मैं बात करूं तो पत्नी की एवं बच्चों की जरूरतें, क्या क्या जरूरतें यहाँ पर है। यानी कि किसी भी महिला के अगर कोई संतान जन्म ले लेती है और उसके बाद वो मेंटेनेंस के लिए आवेदन लगाती है, मेंटेनेंस अगर कोर्ट से प्राप्त करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को बच्चों के साथ साथ उसकी क्या ज़रूरत है, किस वजह से उसको पैसा चाहिए, क्या उसको बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े पहनाने के लिए, उनका खान पीन सहन करने के लिए उसको कहाँ तक यहाँ पर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर किसी महिला के कोई बच्चा नहीं है तो उसको किस लिए, किस हद तक, किस परिस्थिति के लिए उसको यहाँ पर मेंटेनेंस की आवश्यकता है, जिसको कंसीडर करते हुए कोर्ट उसको मेंटेनेंस दिलाने का काम यहाँ पर करेगी। ये चीज़ें महिला को यहाँ पर साबित करनी होगी। अगर महिला इन चीज़ों को साबित नहीं करती है तो उस महिला को मेंटेनेंस देय नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों पति और पत्नी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आ रहा है, थर्ड टॉपिक यहाँ पर पति और पत्नी की शैक्षणिक स्थिति क्या है। यानी कि पति की पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो किस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हुई है, क्या उसके द्वारा जो डिप्लोमा किया गया है वो हायर एजुकेटेड डिप्लोमा है, या जो महिला है जिसके द्वारा आवेदन किया जा रहा है क्या वो ग्रेजुएट है, या वो 10वीं पास है या 12वीं पास है, क्या वो पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, क्या उसके पास पति से ज़्यादा उनके पास डिग्री है। ऐसी महिला, अगर कोई भी पढ़ी लिखी महिला अगर मेंटेनेंस लेना चाहती है तो उस महिला को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि शैक्षणिक जो स्थिति है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी हुई है, पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, वो महिला अगर मेंटेनेंस की अगर डिमांड करती है तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पर पति और पत्नी की अलग अलग आय क्या है। यानी कि पति और पत्नी, जब पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या पत्नी के पास आय का कोई स्रोत है, क्या अलग से वो इनकम प्राप्त कर रही है, क्या पति अलग से इनकम प्राप्त कर रहा है। ऐसी पत्नी जो अलग से कोई इनकम प्राप्त कर रही है, अपना भरण पोषण चलाने के लिए वो सक्षम है, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस लेने का किसी प्रकार का कोई भी अधिकार कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक गोल्डन पीरियड्स आपके लिए है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, आप अगर इन जजमेंट्स का हवाला अगर कोर्ट के समक्ष अगर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल जो विधि का ज्ञान है, जो कानूनी जानकारी है, उसका आपको ग्रहण करना है, उनको आपको नोट करना है। अगर आप ऐसी स्थिति में अगर इन जजमेंट्स को अगर लगाते हैं, अगर किसी महिला के द्वारा मेंटेनेंस की अगर डिमांड आपसे की गई है तो आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जिस महिला के द्वारा मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया गया है, उस महिला के द्वारा क्या शादी होने के बाद
किसी प्रकार से किसी भी नौकरी का उसके द्वारा त्याग यहाँ पर किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, वो शादी से पहले कहीं पर जॉब कर रही होती है, लेकिन वो ससुराल आने के बाद उस जॉब का परित्याग कर देती है। अगर किसी महिला के द्वारा जॉब का परित्याग किया गया है तो ऐसी कंडीशन में अगर उस महिला को मेंटेनेंस अगर देना पड़ेगा तो यहाँ पर मेंटेनेंस ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब माननीय कोर्ट के द्वारा किसी फैसले के ऊपर मोहर लगाई जाती है तो दोनों पक्षों की यहाँ पर देखा जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर महिलाओं को भी हरासमेंट किया जा रहा हो सकता है कि महिलाओं को भी यहाँ पर हरासमेंट कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, ये पॉइंट्स उन महिलाओं के ऊपर अधिकतर कामगार साबित होंगे जो महिलाएं झूठा मेंटेनेंस का केस दायर करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर पति और पत्नी जब शादी हुई थी तो उसके पहले यहाँ पर उनका रहने का सामाजिक स्थिति पर रहने का किस हद तक कौन सा स्तर उन्होंने व्यतीत किया है। क्या जिस समय शादी नहीं हुई थी उसके पहले महिला बहुत ही शानदार तरीके से निवास कर रही थी? क्या वो 500 रुपये का सूट पहन रही थी या वो 5000 रुपये का सूट पहन रही थी? अगर मेंटेनेंस अगर डिसाइड होता है तो उस हद तक डिसाइड किया जाएगा जो पहले की स्थिति उस महिला के साथ थी उस हद तक के यहाँ पर मेंटेनेंस दे होगा। ऐसा नहीं है कि किसी महिला के द्वारा 30 से 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस की डिमांड की जाए और उसको मेंटेनेंस इतना ही मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा दिया जाए। हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हर एक चीज़ यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डिसाइड करनी होगी, उसके बाद ही उस महिला को मेंटेनेंस यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि किसी महिला के द्वारा अगर कोई पति के ऊपर कोई केस दर्ज करवाया गया हो, 498 का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, इसके अलावा मेंटेनेंस का केस हो, क्या उस महिला के द्वारा जो केस लगाए गए हैं, जो केसों का विवरण उसके द्वारा दिया गया है, उन केसों के अंतर्गत उसके पास कितनी राशि उसके खर्च हुई है, उन सभी को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर पति की आर्थिक स्थिति, पति की आय, पति की संपत्ति, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर देखा जाएगा कि पति के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। क्या पति के माता पिता बुजुर्ग है, क्या पति के ऊपर कोई दूसरे अपने भाई बहन का भी उसके ऊपर भार है। तो ऐसी स्थिति में उस पति की यहाँ पर आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों आपने जो 8 पॉइंट जो आपने सुने, आपने जो 8 पॉइंट देखे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आप इन टॉपिक्स को कवर करें। आपके अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप इस जजमेंट का हवाला जरूर दें। आपके लिए ये जजमेंट बहुत ही शानदार, बहुत कामगार साबित होगा। इस जजमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जजमेंट्स आपको, इसका मैं नाम बता दूँ, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप मेरे से भी ये जजमेंट ले सकते हैं। 2 जजमेंट्स महत्वपूर्ण है मेंटेनेंस के केस के अंतर्गत। रजनीश वर्सेस नेहा 2020 का जजमेंट था, उसको यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर हाईलाइट करके कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत लगाकर नया जजमेंट्स लागू किया गया है, नए कानून लागू किए गए हैं। रिंकू बाहेती वर्सेस संदेश शारदा का जो जजमेंट्स है, काफ़ी शानदार जजमेंट्स है। आप इस जजमेंट का फ़ायदा आप जरूर उठाएं। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको काम आने लायक अगर लगी हो तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें, साथ के साथ आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।